गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को अभी हम लोग उसके लगभग एंड तक पहुंच रहे हैं। आज हम लोगों को बच्चों हीट इंजन के बारे में पढ़ना है और रेफ्रिजरेटर भी। तो अभी सबसे पहले बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहां से? तो हीट इंजन से। हमारी रूटीन लाइफ को थोड़ा सा आगे पीछे देखोगे, इधर उधर कहीं पे भी देखोगे तो आप लोगों को हीट इंजन आपके रूटीन लाइफ में डेली लगभग कहीं ना कहीं पे यूज में है। डेली कॉलेज जा रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो, हीट इंजन है वो, समझ गए? तो हीट इंजन जो बेसिकली ऑटोमोबाइल को अगर आप लोग देखोगे तो मोस्टली वो क्या काम कर रहा है बच्चों, उसको पहले समझ लो। आज हम लोग उसका बेसिक प्रिंसिपल्स, वो कैसे काम करता है, उन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि हीट इंजन होता क्या है। वो एक डिवाइस है, समझ लो। क्या है बेटा? वो एक डिवाइस है जो क्या काम कर रहा है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर रहा है, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी है? पढ़े होगे ना? 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक मोटर था बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या था? एक डिवाइस था। तो वो क्या काम करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। बस ये किसको करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। फाइनली देखो, आप लोगों को कहीं ना कहीं पे जाना है तो गाड़ी को एक्चुअल में चलना पड़ेगा, मतलब उसको वेलोसिटी चाहिए, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी है, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा क्या है कि जो इसको कन्वर्ट कर सकता है? अभी अगर आप लोग आजकल जो व्हीकल्स देखोगे, नए से चार्जिंग वाले ई व्हीकल्स आ रहे हैं, सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अलग टाइप का इंजन रहेगा। ये वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड व्हीकल्स है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है ना, हम लोग जो देख रहे हैं वो अलग काम करते हैं और ये अलग काम करता है। हाइब्रिड व्हीकल्स भी आ रहे हैं, सीएनजी बेस्ड आ रहे हैं, पेट्रोल बेस्ड आ रहे हैं। देखो आप लोग देखोगे तो हाइब्रिड व्हीकल्स भी है जो सीएनजी और इसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हम लोग एकदम फंडामेंटल वे में पढ़ेंगे। क्या बच्चों? शायद ये नॉलेज आउटडेटेड हो जाएगा, आपके अगले जनरेशन जब देखेगी तो हिस्ट्री बन जाएगी शायद ये, क्योंकि शायद उस टाइम पे जलाने के लिए पेट्रोल ना बचे, डीजल ना बचे, केरोसिन ना बचे, कई सारी चीजें ना बचे, गॉड नोज। लेकिन आज तो यूज हो रहा है ना, अब तक तो यूज होते चल रहा है ना। तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है उसको समझना कि कैसे हम लोग हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसको समझने के लिए बच्चों हमें पहले समझना पड़ेगा किसी भी इंजन में, कौन से? हीट इंजन में बेसिकली क्या किया जाता है? एक कोई तो जगह होती है जहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा? हीट को रिसीव करते हैं हम, मतलब कौन? कोई तो फ्यूल। अब देखो, नॉर्मली जैसे आप लोग देखते हो कि उसमें पेट्रोल डाला जाता है, किसी भी टू व्हीलर में समझो पेट्रोल डाल दिया, तो पेट्रोल क्या हो रहा है? कंबस्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कंबशन की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है बेटा? हीट क्रिएट हो रही है, राइट? तो देखो, जहां से उसको वो कंबशन के लिए जहां से उसको हीट मिली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिजर्वायर। क्या कहते हैं? रिजर्वायर। याद रखना, सबसे पहले देखो कि हमारे पास हीट इंजन में क्या होना चाहिए? एक रिजर्वायर होना चाहिए कि जो आपको हीट का सप्लाई करेगा। पुराने वाले स्टीम इंजन याद है क्या आपको? आपको कहां से याद होंगे? हम लोगों ने कुछ पुरानी मूवीज अगर देखी, खास करके गदर देखी क्या कभी? गदर मूवी देखना, सनी देओल की। उसमें वो क्या करते रहता है? ट्रेन का डिब्बा जाते रहता है, उसमें वो कोयला फेंकते रहता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको भगाना होता है, राइट? सो कोल क्यों? क्योंकि कोल को जला के स्टीम इंजन चलता है। अब ये भी देखो, रेलवे पूरी कोल के ऊपर चल रही थी। एक टाइम था कि कोल को जलाया जाता था, स्टीम क्रिएट की जाती थी और उसके थ्रू व्हील्स घूमते थे, और वो भी थोड़े नहीं, बहुत बड़ी सी ट्रेन रहती थी, वो चलती थी उसके ऊपर। सो इजंट इट अ पावर, राइट? जिसको जेम्स वैट ने बताया था हमको स्टीम इंजन के बारे में, जिसके बाद में पावर वगैरह के बारे में हम लोगों ने वैट का यूनिट भी दे दिया था। तो सबसे पहले देखो बेटा, हीट जहां से रिसीव होती है, हीट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिजर्वायर। कहां से हीट रिसीव होती है बेटा? रिजर्वायर के थ्रू। अब इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वर्किंग। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 3 एलिमेंट्स होते हैं। हम लोग उन 3 एलिमेंट्स को पढ़ देते हैं। चलिए अब ध्यान दो आप,
कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सबसे पहले समझ लो। नॉर्मली किसी भी हीट इंजन को जो जो एलिमेंट्स होते हैं हम लोगों को उसको फोकस करना है। सबसे पहले देखो बेटा, वर्किंग सब्सटेंस जिसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग सब्सटेंस कौन होता है, ठीक है। चलिए, तो वर्किंग सब्सटेंस कौन है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज जिसको हम जला रहे हैं, जैसे कि वो ट्रेन जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, वहां पे कोल को जला रहे थे, है ना, तो कोल कौन हो गया बेटा, वर्किंग सिस्टम। उसके बाद में मतलब एक्चुअली वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, उसमें भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव आता है, जो भी है हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो देखो, जैसे अभी हमारे गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पेट्रोल जला रहे हैं। 4 व्हीलर होगी, डीजल भी जलाते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों भी हो सकता है, या तो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को जलाते हैं, कुछ भी हो गया। वहां पे क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है जिसको जलाया जा रहा है, क्या हम लोग कह सकते हैं उसको, द फ्यूल which is combusted using heat of reservoir, कह सकते हैं कि नहीं बेटा। तो रिजर्वायर से उसने हीट को लिया और वो जलाया गया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि वो जलने के बाद में वहां से कुछ वर्क डन होगा, मैकेनिकल वर्क में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को उसको जला के ये काम करने का, राइट। चलिए, तो ये हो गया बेटा इसका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट कौन होता है किसी भी इंजन का, दूसरा एलिमेंट जो होता है ना, अभी देख लो, ध्यान दीजिएगा। द सेकेंड एलिमेंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। कौन है बेटा, हॉट और या एंड कोल्ड रिजर्वायर। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन इसमें दो है। हॉट रिजर्वायर जो हीट सप्लाई करेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नॉर्मली अगर समझो, मान के चलो ये यहाँ पे पेट्रोल है, ये कहीं से तो हीट लेगा, तो ये हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा और फिर कुछ तो वर्क डन करेगा। क्या करेगा, कुछ तो वर्क डन करेगा, मतलब जैसे गाड़ी चल रही है। अब पूरा का पूरा हीट जो है ना वो यूटिलाइज नहीं करता है, कुछ हीट एनर्जी को वो रिलीज कर देता है, लेकिन कहां पे, जहां पे कूल रिजर्वायर है या कहो कोल्ड रिजर्वायर है। तो क्या है बेटा, कोल्ड रिजर्वायर ये हीट को, जो एग्जॉस्टिंग हीट है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है या उसको बाहर फेंक देता है, जो भी है। पहले समझ लो कि ये क्या कर रहा है बेटा, कोल्ड रिजर्वायर उसकी हीट को, एक्सेसिव हीट को ले रहा है कि नहीं। सो हॉट रिजर्वायर क्या कर रहा है बेटा, हीट का सप्लाई कर रहा है, हीट सप्लाई टू द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और जो कोल्ड रिजर्वायर है ना बेटा, वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। ये तो सप्लाई कर रहा है, ये एब्सॉर्ब कर रहा है। सो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, विच इज एक्सेस हीट। ये जो एक्सेस हीट है ना बेटा, उसको ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेस हीट को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वर्किंग हो रहा है और जब ज्यादा वाली हीट की एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा। नाउ apart from these two, there is one more element, we have to see that one more element, and that is nothing but, बेटा इधर ध्यान दो, एक सेकंड में इसको मूव कर लेता हूं। जी, तो हम लोग देख रहे थे 3 एलिमेंट्स, उसमें से ओए 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 जी, तो थर्ड एलिमेंट कौन है बेटा हमारा, सिलेंडर। ये क्या है अभी बताता हूं। जहां ये प्रोसेस चल रही है ना बेटा, कि मतलब कहां पे फ्यूल तो जल रहा है, रिजर्वायर के वजह से जल रहा है, लेकिन कहां जल रहा है, तो फ्यूल इज केप्ट, फ्यूल इज केप्ट। फ्यूल तो सिस्टम है बेटा, याद रखना, फ्यूल कौन है हमारा, सिस्टम, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हमारा एक्चुअली सिस्टम है जो जलेगा। अब ये जो जलेगा ना, ये एक्चुअली कहां पे जलेगा, देखो बेटा, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, जहां पे अगर मैं कंबस्ट कर दूं किसी चीज को तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पिस्टन को ढकेलता है, तो वहां पे वर्क डन होता है। तो ये क्या होता है बेटा, एक सिलेंडर है जिसके साथ में कनेक्ट किया गया है, कनेक्टेड विथ सिलेंडर, कनेक्टेड विथ मासलेस, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक पिस्टन के साथ जोड़ा गया बेटा, वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, समझ गए आप लोग। तो इसको हम लोग वहां पे जोड़ रहे हैं। अब होगा क्या, जैसे मैं सब्सटेंस को कंबस्ट करूंगा
ये जल जाएगा, जलेगा तो एक्सपांशन हो जाएगा और फिर वो उसके हिसाब से, अब एक्चुअली पता है आपको, ये जो सिलेंडर होता है ना, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, एक शाफ्ट के साथ, और वो शाफ्ट कनेक्टेड होता है किसके साथ, व्हील के साथ। तो जैसे ही एक्सपांशन हो जाता है बेटा तो वो शाफ्ट हिलने लगता है, जैसे वो शाफ्ट हिलने लग जाए ना बेटा तो व्हील्स हिलने लग जाते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, आप लोगों ने अगर उसके हर एक चीज के तो डिटेल्स में नहीं जा सकते बेटा हम लोग, लेकिन पहले एक समझ लो कि ये जो सिलेंडर है ना, तो इसका पिस्टन एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, और शाफ्ट जब मूव करेगा एक्सपांशन के बाद में आफ्टर हीटिंग, तो तब जाके वो व्हील घूमेगा। आप लोगों ने वो किसी भी मशीनरीज को देखा होगा ना, ऐसे कनेक्टेड रिंग्स टू रिंग्स ऐसे कनेक्टेड रहती है, जैसे ये घूमेगा तो ये घूमेगा, वैसे वाला तो शाफ्ट रहता है और शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं व्हील्स। तो जैसे शाफ्ट मूव करेगा बेटा तो वैसे व्हील्स मूव करेंगे, व्हील्स मूव करेंगे मतलब गाड़ी चलेगी, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ किसके हिसाब से हुआ बेटा, ये किसके वजह से हुआ, हीट के वजह से हुआ। तो हीट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चों, हीट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। इसी को हम लोग कहते हैं हीट इंजन। समझ गए? सबसे बेसिक चीज जो मुझे आपको बताने की थी वो अभी मैं बता दिया, लेकिन अभी इसमें एक टाइप का हीट इंजन होता है, इसमें दो बेसिक टाइप के हीट इंजन होते हैं, बात करेंगे। अभी पहले टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ द हीट इंजन बात करें। चलो सबसे पहले देखो बेटा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसको कहते हैं, कौन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। मतलब क्या, खास करके अगर आप स्टीम इंजन को देखोगे ना तो आपको समझेगा मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो हीट एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है बेटा, जो हीट एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, तो वो हीट किसी बाहर वाली, मतलब पूरे सिस्टम पूरे अरेंजमेंट के बाहर से ली जाती है। जैसे कि कोल है, बाकी सारी चीजें तो अपना काम कर रही है, लेकिन कोल को जलाओगे तो फिर वाटर इवेपोरेट होगा, फिर वो स्टीम जनरेट करेगा, फिर वो प्रेशर में किसी व्हील को घुमाएगा, दैट इज अनदर पार्ट। बट ये हीट कहां से रिसीव हुई है, बाहर से। मतलब कंबशन अंदर के अंदर हुआ है क्या, नहीं। वर्किंग सब्सटेंस हम लोग कह सकते हैं वो बाहर का, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एक्सटर्नल कंबशन। तो यहां पे आप लोग कह सकते हो वर्किंग सब्सटेंस जो है ना उसको एक्सटर्नली हीट किया जाता है, जैसे कि स्टीम इंजन। हो गया बेटा, ये हो गया। चलो तो मैं कह सकता हूं वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड या कंबस्टेड एक्सटर्नली। ओके, नाउ दूसरा पार्ट जो है वो बेटा देखते हैं, अभी ध्यान दो। ये कौन है, इंटरनल कंबशन इंजन, राइट। अब देखो बेटा, नॉर्मली हम लोगों ने जितने भी सब्सटेंसेस देखे हैं, सॉरी इंजन देखे हैं, जितने हम लोगों ने देखे, हमारी जनरेशन देख रही है, अभी स्टीम इंजन ये बहुत क्या कह सकते हो, एक काइंड की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी। हाँ, उसको अभी भी कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोग अगर देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स में, तो थर्मल पावर प्लांट्स में वही यूज किया जाता है। कोल जलाएंगे, फिर वाटर का इवेपरेशन होगा, फिर उसको अंडर द प्रेशर वो टर्बाइंस के ऊपर भेजेंगे, फिर टर्बाइंस घूमेगा। यूज किया गया, इसका मतलब बेसिकली उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेटा उसको थोड़ा सा अभी यूटिलिटी कम हो चुका है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों के बाद में पेट्रोल डीजल का इंजन जो है अभी जो लेटेस्टली यूज किया जा रहा है, कुछ सालों के बाद में वो आउटडेटेड हो जाएगा, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी विल कम आउट। सो इंटरनल कंबशन में बेटा क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको कंबस्ट किया जाता है इंटरनली, अंदर ही अंदर होता है। जैसे कि कोई भी, अगर मान के चलो बेटा एग्जांपल अगर लेने का है कि, तो कोई भी ऑटोमोबाइल जो है ना, तो ये ऑटोमोबाइल का इंजन जो है वो कौन सा है, इंटरनल कंबस्शन। तो कहीं से बाहर से हीट ले रहे हैं बेटा हम लोग, नहीं, हम लोग अंदर ही अंदर उसको जला रहे हैं, अंदर ही अंदर वो उसके ही कंप्रेशन वगैरह के हिसाब से क्या हो रहा है बेटा, शाफ्ट वगैरह हिल रहा है और फिर व्हीकल मूव कर रहा है। सिंपल है। चलिए अब बेटा चलो ये तो हो गया। अब इसमें होते वक्त इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स होती है, ऐसा नहीं कि ये हो गया मतलब क्या हो गया, लेकिन इसको कुछ प्रोसेस होगी ना, तो कुछ बेसिक स्टेप्स है, पहले हम लोग वो देखेंगे। 3 बेसिक स्टेप्स है। जब भी ये जलता है ना तो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होती है। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे, वर्किंग सब्सटेंस ये हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वर्किंग सब्सटेंस एब्सॉर्ब्स द हीट फर्स्ट। कहां से, फ्रॉम रिजर्वायर, है ना।
तो रिजर्वायर से वर्किंग सब्सटेंस क्या कर लेता है, सबसे पहले हीट को ले लेता है और फिर क्या हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। अब जब अगर वो कंबस्ट हो गया तो अभी उसमें से हीट एनर्जी निकल रही बेटा। अब इसकी जो हीट एनर्जी है उसमें से कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ हीट दैट इज बीन रिलीज, कुछ पार्ट ऑफ द हीट, ये क्या करती है बेटा, ध्यान दो, कुछ पार्ट एनर्जी का ये वर्क डन करता है। क्या करता है, वर्क डन। वर्क डन ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बताओ, वर्क डन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी से हमको क्या मिल रहा है, पूरा मशीन तो उसी के काम पे है। क्या, वर्क डन जितना होगा सॉरी बेटा, उतना हमारा मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगा। तो हम क्या ज्यादा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वर्क डन ज्यादा हो। अब दूसरा पार्ट है कि बेटा रिमेनिंग हीट कहां जाती है, फिर अगर कुछ हिस्सा, सम पार्ट इफ गोज टू द वर्क डन, देन वेयर डज द रिमेनिंग पार्ट गोज। सो रिमेनिंग पार्ट जो है ना बेटा वो एग्जॉस्ट हो जाता है टू द कोल्ड रिजर्वायर, या कहो बाहर रिलीज किया जाता है। तो क्योंकि वो पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ऐसा हम लोग करेंगे। हमारी तो इच्छा बहुत है बेटा कि पूरा का पूरा जितना भी हीट एनर्जी लिया था उस पूरे एनर्जी का हिस्सा ये कहां चला जाए, तो वो वर्कडन में चला जाए। लेकिन सारी चीजें हमारी इच्छा के साथ तो नहीं होती ना बेटा, इसलिए तो हम लोगों को कुछ एनर्जी को लॉस करना पड़ता है। सो लॉस्ट टू सराउंडिंग, या कहो कोल्ड रिजर्वायर, जो भी है, लॉस टू द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब ये कौन है बेटा, 3 बेसिक स्टेप्स है, किसकी, ये है हीट इंजन की 3 बेसिक स्टेप जो हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक डायग्राम बना लेता हूं। ओके बेटा, अब जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो डायग्राम को समझना हमारे लिए बहुत नेसेसरी चीज है। और अभी हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यहां से जो हीट एनर्जी निकलेगी वो रहेगी QH, करेक्ट है कि नहीं, हीट एनर्जी जो निकलेगी यहां से और इधर जाएगी। अब इस एनर्जी का कुछ हिस्सा जाएगा बेटा कहां पे, कोल्ड रिजर्वायर के पास। रिमेनिंग जो हिस्सा है ना बेटा, तो वो कहां जाएगा, वर्क डन में। ये हो गया बेटा वर्क डन, ठीक है। और यहां पे कौन हो गया बेटा, हीट एग्जॉस्टेड टू द कूलिंग सिस्टम। ये है हीट हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं वो। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करो बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हमारा हीट इंजन काम क्या कर रहा है, जितनी भी हॉट रिजर्वायर से आपको हीट मिल रही है कंबशन के बाद, उसमें से ज्यादा आप लोग पार्ट किस में यूटिलाइज करना चाहते हो, वर्क डन में करना चाहते हो। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा निकाला। सो इसका पाइप जितना भी बड़ा हो उतना ज्यादा वर्क डन होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा कहां पे चली जाएगी, वर्क डन में। उतनी आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी ये ज्यादा दिखेगी, या कहो इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा दिखेगी, वो ज्यादा काम करेगा, गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी बेटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वर्क डन किया है उसने। और हीट जो है, जो लॉस हो रहा है हीट का, वो बहुत अगर कम हो तो ये काम और अच्छी बात हो जाती है। हम तो चाहते हैं बेटा कि कोई परफेक्ट इंजन बन जाए, लेकिन कोई इंजन परफेक्ट बनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हीट इंजन कोई परफेक्शन पे काम नहीं कर रहा है ना, तो बेटा हम लोग उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो बेटा, QH कौन है, पहले मैं कुछ टर्म्स को बता दूं। QH है बेटा हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। और QC कौन है बेटा, हीट लॉस्ट बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है बेटा, हीट का लॉस।
अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, और वर्क डन जो रहेगा ना बेटा, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कौन है बेटा, W, सो दैट इज द वर्क डन। ठीक है बेटा, अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है ये बताओ मुझको पहले। इन तीनों में से है एक्चुअली सबसे बड़ा कौन, QH। कौन है, QH। आप लोग कहोगे कैसे? यही तो वो एनर्जी है जो हम लोगों के पास अवेलेबल हो रही है कंबशन के बाद में। ठीक है, सो फ्यूल कंबस्ट हो गया, और जो एनर्जी हमको मिल रही है वो कितनी है बेटा, QH। तो हमारे पास जितनी अवेलेबल है वो कौन है, QH, जिससे हमको क्या करने का है, काम चलाने का है। अब इसी का कुछ हिस्सा बेटा कहां जा रहा है, वर्क डन में, और इसी का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस में, QC में। तो अगर मैं कहूंगा आपको, देखो अभी तो एक बेसिक इक्वेशन देखो, वर्क डन बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टोटल हीट कौन है, ये एब्सॉर्ब्ड हीट है, ये कौन है बेटा, वर्क डन प्लस QC। ऐसे मान के चलो कि जहां पे कंबशन हुआ था, कंबशन के बाद में 1000 जूल की एनर्जी आपको मिली, ऐसे मान के चलते, तो 1000 जूल की हम लोगों को क्या मिली बेटा, एनर्जी, QH इज 1000 जूल। अब इसमें से मान के चलो कि 800 जूल हम लोगों ने यूटिलाइज किया फॉर द वर्क डन। सो वर्क डन कितना हो गया बेटा इसमें से, 800 जूल। और अगर मैं कहूंगा बची हुई एनर्जी कहां चली गई, तो वो तो लॉस हो गई बेटा, हीट कोल्ड रिजर्वायर को चला गया। सो 200 जूल इज द एनर्जी, राइट। अब दिस प्लस दिस मतलब W प्लस QC विल मेक इट 1000, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं इसको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाऊंगा बेटा। अब ये एक्चुअली हम लोग इसको लेते हैं किसके हिसाब से, तो मॉड के हिसाब से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के हिसाब से। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा अगर मॉडिफाई करके लिखना चाहूं, तो W दैट इज अ वर्क डन, वर्क डन को इधर रखो, QC इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी मॉड ऑफ QH माइनस QC। करेक्ट है क्या? ये चीज को सबसे पहले याद रखो बेटा। ये कौन है फिर, ये है हमारा वर्क डन। इतना वर्क डन होगा, जो दी हुई हीट है, जो हम लोगों ने रिसीव की हुई हीट है, जो वर्किंग सब्सटेंस ने रिसीव की हुई हीट है, उसमें से जो लॉस है वो छोड़ दो, तो बाकी बचा हुआ कौन है, वर्क डन। अब कोई भी इंजन अगर आपको लगता है कि वो बेहतर तरीके से काम करे, ओके बेटा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देता हूं। नाउ इफ यू वांट दैट सम इंजिन्स आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली एंड सम इंजिन्स आर नॉट वर्किंग सो एफिशिएंटली, सो एफिशिएंसी क्या है बेटा, तो एफिशिएंसी मतलब उसका काम करने का रेट, करेक्ट है कि नहीं, वो कितना अच्छे से काम करता है, वो होता है उसकी एफिशिएंसी। अब इंजन की एफिशिएंसी कैसे होगी बेटा, कि वो कितना ज्यादा वर्क डन करेगा। ओके बेटा, क्या है, कितना ज्यादा वर्क डन करेगा, इसके ऊपर वो निर्भर करेगा। अब अगर वर्क डन को ही देखने का है, तो देखो बेटा, हम लोग इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी। सो अगर मैं यहां पे आपको कहता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी को देखते हैं, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या रहेगा बेटा, वो डिपेंड करता है जो हीट हम लोगों ने दी थी, टोटल हीट मतलब डेल्टा QH, उसमें से कितना हीट का एनर्जी क्या हुआ है, वर्क डन में चला गया है। ज्यादा वर्क डन ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा वर्क डन ज्यादा एफिशिएंसी आउट ऑफ द हीट गिवन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता बेटा कि अगर ईटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर ध्यान दो बेटा, अगर हम लोग ईटा को देखेंगे, ईटा इज इक्वल टू W अपॉन QH, लेकिन W कौन है बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट दिस इज द QH माइनस QC, और नीचे कौन आ जाएगा बेटा फिर, ये QH, हो गया कि नहीं। अब QH कौन बनेगा बेटा, 1 माइनस QC अपॉन QH, हो गया ना। तो हमारे पास अब दो फॉर्मुलेशन है, एक ईटा का ये वाला फॉर्मुलेशन याद रखना, ये है इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये है इक्वेशन सेकेंड, जो कि है ईटा दैट इज अ वर्किंग एफिशिएंसी, या कहो इसको कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी कहेंगे, वो है W अपॉन QH, और W कौन है, तो ये हमें पता होना चाहिए जी। अब ये हो गया बेटा फॉर्मुलेशन के साथ में हीट इंजन। अब इसको मैं सिर्फ ग्राफिकल मेथड से आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं, और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग तुरंत चलेंगे रेफ्रिजरेशन के पास। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है।
अगर कोई चीज समझ में ना आए ना बेटा तो धीरे धीरे से चलेंगे, वैसे कोई इश्यू नहीं है हम लोगों को धीरे से चलने में, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी अभी 7th लेक्चर में हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम हमारे लेक्चर्स में ये कवर अप हो जाए। अब चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि हीट इंजन और उसका पीवी डायग्राम क्या होता है। सो पीवी डायग्राम की टर्म में अगर हम लोग देखेंगे किसको, फॉर द हीट इंजन, तो लेट्स सी। इसकी शुरुआत लगभग ए से स्टार्ट हो जाती है बेटा, फिर हो जाता है बी पे ऐसे, फिर बी से लेके वो जाता है बेटा ओए 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 ओए, हाँ बी से लेके वो ऐसे जाता है सी पे, फिर सी से लेके जाता है डी पे, और फिर जब हम लोग देखेंगे उसको ऐसे जाता है। अब अगर हम लोग देखेंगे इसको कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन के साथ में, ठीक है, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट, बी से लेके जाएगा सी पॉइंट पे, फिर सी से लेके जाएगा डी पॉइंट पे, और फिर डी से लेके जाएगा ए पॉइंट पे। यहां पे रहेगा बेटा प्रेशर, यहां पे रहेगा बेटा वॉल्यूम, करेक्ट है जी। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए बेटा मैं अभी आपको इसको समझा रहा हूं, और फिर यहां पे हीट इंजन खत्म होता है, तो इसको ढंग से सुनिएगा। हम लोग इसको 4 हिस्सों में देखेंगे, ए से लेके बी, पहले ए टू बी। अब ए से लेके बी के बीच में क्या हुआ वो पहले समझ लो। ए से लेके बी गए, क्या हुआ बेटा, प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम तो इधर नहीं हुआ इधर नहीं हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट था। क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखो, हीट जो है एब्सॉर्ब हो रही है, लेकिन कैसे बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा, अभी देखो हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। अभी तक वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब पिस्टन एक्सटेंड होगा क्या रे, नहीं होगा। सो पिस्टन एक्सटेंड नहीं होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, वर्क डन भी होगा अभी तक जीरो। अभी तक ए से लेके बी के बीच में क्या हो गया बेटा, वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। चलिए अब वर्क डन जीरो हुआ है, मतलब अभी तक कोई भी चीज नहीं हुई है, लेकिन प्रेशर जरूर बढ़ गया। ओके बेटा, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। सो ए से लेके बी के बीच में यही होता है। अब लेकिन ऐसे कंडीशन में देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मान के चलो इंटरनल एनर्जी या उसका चेंज भी बढ़ जाएगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज। एम आई राइट। ये हो जाता है बेटा कहां पे, यहां से लेके इधर तक, क्लियर है। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, अब ये तो हो गया एक पार्ट। और अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे, अब थोड़ा सा बी से लेके सी के बीच में देखते हैं। सबसे पहले देखो कंबशन हो गया, गैस जल गया, गैस जलने के बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट है और वर्क डन इसलिए जीरो है। सो हीट एब्सॉर्ब हुई है ए से लेके बी के बीच में। अब सेकेंड स्टेप देखते बेटा। नाउ इन द सेकेंड स्टेप फ्रॉम द बी टू सी, बी टू सी वी आर टॉकिंग नाउ। चलिए अब बी से लेके सी के बीच में क्या हुआ, देखो प्रेशर बढ़ा था, है ना। अब प्रेशर यहां से यहां पे आ गया, मतलब प्रेशर कम हो गया बेटा। सो देखो प्रेशर यहां से लेके इधर तक आ गया, तो प्रेशर इधर से लेके इधर तक आ गया, मतलब प्रेशर कम हो गया। लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है बेटा तो क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम पहले इधर था, अब वो इधर आ गया। सो कैन आई से द प्रेशर गॉट डिक्रीज्ड एंड एट द सेम टाइम वॉल्यूम गॉट इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर कम हो गया बेटा, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन अगर ऊपर चला गया तो शाफ्ट हिल गया, और शाफ्ट अगर हिल गया तो क्या हो गया बेटा, गाड़ी चलने लग गई है। लेकिन इसको कंसिस्टेंटली चलना भी तो पड़ेगा। तो इसके लिए एक्चुअली देखा जाए ना तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखो बेटा होता क्या है, जैसे ये सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा क्या होगा, अब उसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले इस बेसिक प्रोसेस को समझ लो हम लोगों को जहां पे ये काम करना है। सो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम अगर बढ़ गया है, सो देयर शुड बी अ वर्क डन। वर्क डन हो गया बेटा। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है।
ठीक है, ठीक है जी। नाउ मूविंग फ्रॉम अनदर पार्ट दैट इज फ्रॉम द सी टू डी। अब सी से लेके डी के बीच में क्या हो रहा है बेटा, देखो ध्यान है ना आपका, सी से लेके डी के बीच में वॉल्यूम देखो अब वापस से कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, अब यहां से लेके यहां पे प्रेशर सडनली घट चुका है, यहां पे भी ऑलरेडी हो गया लेकिन यहां पे भी घट गया, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, यहां से लेके प्रेशर मतलब बी से लेके सी तक प्रेशर आने तक क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसको तो सी से लेके डी के बीच में वर्क डन कोई भी नहीं है, तो हीट क्या होगी बेटा, अब हीट रिजेक्ट हो गई, सो वी कैन से हीट इज रिजेक्टेड। सो हीट को रिजेक्ट कर दिया बेटा, क्या हो गया, हीट को रिजेक्ट कर दिया। अब लास्ट वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो डी से लेके ए चले गए, डी से लेके ए चले गए, डी से लेके ए के बीच में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द डी टू ए, अब यहां क्या हो रहा है बेटा, देखो इधर से वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, देखो इधर ज्यादा था अब ये वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है और यहां से लेके यहां जाते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, देखो सो प्रेशर बढ़ रहा है, करेक्ट है कि नहीं, वॉल्यूम का कम हो जाना प्रेशर का बढ़ जाना, इससे क्या हो जाता है बेटा, ये कब तक बढ़ जाता है, टिल इट बिकम्स टू द ए, जहां पे उसका रिगेन हो गया है। और क्या ये हम लोग कह सकते हैं, देयर इज अ साइकिल बीन कंप्लीटेड। तो एक साइकिल के दौरान ये चार चीजें हो रही, ए से लेके बी, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन हीट दिया है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है और प्रेशर जो है वो सडनली बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ गया, अब बी पे पहुंचे, वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, ये वर्क डन करना चालू हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम एक्सपांशन हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपांड हो गया सी तक, फिर बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, फिर वापस से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा डी तक और फिर वापस से ये ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चार फंडामेंटल प्रोसेसेस के थ्रू हीट इंजन काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लो बेटा, ये हीट इंजन खत्म हो गया है, थोड़ा सा पानी पी लो क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, लेट्स मूव दिस। द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट व्हाट, very essential part, and that is a refrigerator जी। अब सवाल यह है बेटा कि रेफ्रिजरेटर क्या काम कर रहा है। अब देखो सबसे पहले समझ लो हम लोग नॉर्मली जो काम हीट इंजन में कर रहे थे, हीट इंजन में क्या किया, हॉट रिजर्वायर से हीट को लिया और उसको कोल्ड रिजर्वायर तक पास किया और दौरान हम लोगों ने मैक्सिमम वर्क डन कर लिया, ओके बेटा। अब यहां पे एग्जैक्टली उल्टा है, उधर क्या किया था, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी। अब आप सोचो नॉर्मली बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने भी वाले, तो बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग देखेंगे, हीट कभी भी लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की ओर नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, करेक्ट है। लेकिन फिर भी रेफ्रिजरेशन में देखो ना आप चीजों को क्या हो रहा है बेटा, अगर आप लोग रेफ्रिजरेटर देखो ना, सबके घर में होता ही है, आप कभी रेफ्रिजरेटर के पास में बैठे खाना खाते वक्त अगर इधर उधर या कहीं पे टच हो गया होगा तो आपको समझेगा कि बाहर से वो गर्म है, दरवाजा खोल लेते तो अंदर से ठंडा है। एक चीज अंदर ठंडी है और बाहर गर्म है, कैसे हो गया ये? आप लोगों ने गर्मा गर्म दूध था फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर के बाद वो एकदम ठंडा हो गया, कैसे हो गया? ये सारी चीजें कोई भी आप जो अंदर रख रहे हो वो ठंडी 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 होते चल रही, क्योंकि अंदर की हीट बाहर फेंकी जा रही, अंदर की हीट बाहर फेंकी जा रही, मतलब कूल रिजर्वायर से हीट को निकाला जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है और उसको कहां फेंका जा रहा है? बाहर सराउंडिंग में, ज्यादा हाई टेम्परेचर बॉडी पे, मतलब हॉट रिजर्वायर की ओर। ये प्रोसेस उल्टी है एग्जैक्टली, और ऐसा प्रोसेस का होना ये अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ अलग सी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। कब तक? Until
अनलेस वी फोर्स इट टू डू सो, अनटिल अनलेस हम लोग उसको फोर्स नहीं करते। तो अभी हम लोग फोर्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो बेटा, रेफ्रिजरेटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है। क्या काम कर रहा है बेटा, वो जो कन्वर्ट कर रहा है, विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। वो कैसे, वो बाद में समझेगा आपको कि प्रेशर के रिडक्शन, प्रेशर के एक्सपांशन के हिसाब से कैसे होता है। द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, वी कॉल इट एज ए रेफ्रिजरेटर। तो ये देखो बेटा, ये इनवर्स काम कर रहा है हीट इंजन का, ये इनवर्स काम कर रहा है, राइट। अब देखो बेटा, बाय द सेकेंड लॉ, by second law, heat cannot be transferred from cold temperature body या region to hot temperature region, right? टेम्परेचर की जरूरत नहीं कहने की, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन भी कह सकते सीधा सीधा। सो ऐसा होना ये सेकेंड लॉ के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा, इंसान ही तो है जो कह रहा है कि नहीं होगा, और इंसान ही है कि जो कह रहा है कि होगा। कैसे होगा, करके दिखाया है, करके दिखाया, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि होगा। अब होगा तो कैसे होगा, सवाल यही है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर ये होगा तो कैसे होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो कि हम लोगों को इसको, दिस विल हैपन by force which causes, ऐसा फोर्स लगाएंगे कि जिसकी वजह से causes the work done, which causes the work done, उससे कुछ काम होगा, और जब वर्क डन हो जाएगा तो वो किस में चले जाएगा बेटा, हॉटर रिजर्वायर के पास हीट को लूज करेगा। वो देखेंगे हम लोग, कोल्ड से एनर्जी को निकालने का, उसको और कूलर बनाने का, और उसको हॉट या कहो सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज करने का है। सॉरी बेटो, चलिए नाउ ये हो गया बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी बेटा, चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे, जैसे किसी भी हीट इंजन में हम लोग क्या यूज करते थे, फ्यूल को, जिसको हम लोग वर्किंग सब्सटेंस कहते थे। तो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहां पे भी एक वर्किंग सब्सटेंस होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस है कि जो, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि फ्लोरिनेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स है जो यूटिलाइज किए जाते हैं एसी में भी या कहीं पे भी, जिससे सीएफसीज एग्जिट होते हैं, है कि नहीं। आप लोग देखा होगा, कभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि सीएफसीज निकलते हैं एसी से, राइट, रेफ्रिजरेशन से। तो वो वहां पे वर्किंग सब्सटेंस बोल के यूज किया जाता है, लेकिन यहां पे हम लोग उसको वर्किंग सब्सटेंस नहीं कहते हुए हम लोग इसको क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेंट। सो कैन आई से दैट रेफ्रिजरेंट्स दे आर फोर्स्ड टू इवेपोरेट, रेफ्रिजरेंट्स आर फोर्स्ड टू इवेपोरेट। आपको पता है ये लिक्विड में होता है, हाई प्रेशर में इसको कंप्रेस करके रखते हैं, फिर इसको रिलीज किया जाता है। जैसे ये रिलीज हो जाता है ना बेटा, तो लिक्विड का बन जाता है गैस, और ये एक्सपांड हो जाता है। जैसे एक्सपांड हो गया ना बेटा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। डेंसिटी प्रेशर कम होने की वजह से ये ठंडा हो जाता है। ये ठंडा ही हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, जो भी चीजें हम लोगों ने फ्रीजर में रखी उसकी हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में फिर से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड हो गया, फिर वापस से ये एक ट्यूब के थ्रू भेजा जाता है, कहां पे, पहले जहां से वो स्टार्ट हुआ था, और फिर इस तरीके से एक साइकिल चलती है। हम लोग उसको देखने ही वाले हैं, लेकिन हम लोगों को उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर क्या है ना बेटा, ये इवेपोरेट हो रहा है, एंड बाद में क्या हो रहा है बेटा, कंडेंस भी हो रहा है, जिसके वजह से टेम्परेचर, समझो हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कहां से बेटा, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो पंपिंग है फ्रॉम द कोल्ड रीजन, रिमूविंग द हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन एंड सप्लाइंग इट टू द हॉट रीजन या रिजर्वायर हम लोग कहेंगे, ये जो है ना, ये बेटा एकदम बेसिक लेवल पे होने वाली प्रोसेस है। ओके, अब मतलब मैं जैसे मान के चलो कि अगर ये यहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम में इधर हॉट रीजन है, समझ लो कौन है बेटा, हॉट रीजन,
एक सेकेंड, हाँ जी, यहां पे कौन है, हॉट रीजन, और यहां पे कौन है बेटा, समझो मान के चलो कि कोल्ड रीजन है, ठीक है। यहां पे कौन होगा बेटा, रेफ्रिजरेंट होगा, यहां पे कौन होगा, रेफ्रिजरेंट होगा। तो अब करेगा क्या बेटा, वो ये क्या करेगा, देखो कोल्ड रिजर्वायर से ये हीट को लेगा और फिर उसको देगा इधर हॉट रिजर्वायर की ओर। ये बेसिक काम होता है इसका। अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कंप्रेशन होना वगैरह, ये जो सारी प्रोसेस है हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस होते वक्त एक कंप्रेसर होता है। तो किसी भी रेफ्रिजरेटर में अगर आप लोग देखोगे बेटा तो क्या होता है, एक कंप्रेसर होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कंप्रेसर बेटा? तो कंप्रेसर जो होता है ना, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है वो थोड़ा सा पहले समझ लो। कंप्रेसर के अंदर एक लिक्विड है, उसको एक वॉल्व होता है, तो उसको हम लोगों ने एकदम, जैसे मैंने आपको कहा फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसको कंप्रेस करके भर के रखा है। जब उसको एकदम कंप्रेस करके भर के रखा है, उसमें से कुछ पार्ट जो है बेटा वो वॉल में से बाहर आ जाता है और फिर वो गैस बन जाता है, एक्सपांड हो जाता है। जैसे ही वो एक्सपांड हो गया ना बेटा, तो एक्सपांड होने के बाद ही वो हो जाता है ठंडा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसीलिए बेटा उसका प्रेशर कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कम हो जाने का बेटा टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये हो जाता है ठंडा। जैसे उसका टेम्परेचर कम हो गया, उसने क्या किया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो क्या कर लेता है, जो भी चीज है, जो भी मटेरियल फ्रिज के अंदर की है, उसकी हीट को वो एब्सॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है हॉट टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर बॉडी, राइट। तो अभी रेफ्रिजरेटर के अंदर हॉट टेम्परेचर बॉडी कौन है, जो आप लोगों ने फ्रिज में फ्रूट्स, फूड, जो भी चीजें रखी होगी, वो सारी चीजें, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब ये क्या कर लेता है, उससे हीट को ले लेता है। क्या कर लेता है बेटा, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही इसने हीट को एब्सॉर्ब कर लिया, एज सुन एज इट एब्सॉर्ब द हीट, ये हो जाता है बेटा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका हो जाएगा क्या, लिक्विड में फॉर्मेशन, ये हो जाता है कंडेंस। जैसे ये कंडेंस हो जाता है वापस से, ये अब ये गर्म हो चुका है और लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, लेकिन इसको एक दूसरी सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये वापस से आके कहां पे चल जाता है, कंप्रेसर के अंदर भरा जाता है। अब ये प्रोसेस होते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब वो किसी पाइप के थ्रू होके आता है तो वो जो पाइप होता है वो आउटर पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और इनर पार्ट जो होता है ना बेटा, वो इनर पार्ट जो होता है ना, वहां से एक ट्यूब होती है जिसको कूलिंग होती है। तो एक जगह से कूलिंग हो गई और एक जगह से क्या हो गई बेटा, हीटिंग हो गई। अब हीट वाला जो पार्ट था, जो बाहर से लिक्विड को, गर्म लिक्विड को लेके आ रहा था, तो लेके आते वक्त उसने हीट को बाहर लूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम रहता है। तो ये क्या कर देता है, हीट को एक्सचेंज कर देता है सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब अंदर वाली हीट बाहर चली गई और वो और ठंडा हो गया। कौन, जो फ्रिज के अंदर था। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, समझो मान के चलो ये फ्रिज है इसमें एक साइकिल है, रिंग की तरह इमेजिन करो इसको, ठीक है। अब होता क्या बेटा, जैसे ही गैस कंप्रेस हो गया, वो एक्सपांड हो गया, एक्सपांड होने के बाद टेम्परेचर फॉल हो गया, टेम्परेचर फॉल हो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें रखी हुई जो भी कोई चीज है ना बेटा, उससे हीट को ले लेगा और ये गर्म हो जाएगा। फिर ये देखो, ये हो गया बेटा यहाँ पे गैस। अब ये गैस का हो जाता है बेटा इधर लिक्विड। अब ये लिक्विड है, ये गर्म हो चुका है क्योंकि उसने बाकी के बाहर वो जो सब्सटेंसेस रखे हुए उसमें से हीट को ले लिया। जैसे हीट को ले लिया बेटा, ये क्या हो जाता है, ये चले जाता है इधर इस ट्यूब में। लेकिन ये ट्यूब कहाँ है, सराउंडिंग के कनेक्शन में। तो सराउंडिंग के साथ में वो क्या कर लेता है बेटा, हीट को एक्सचेंज कर लेता है और फिर कूल हो जाता है और फिर इसमें जाके वापस से गैस के लिक्विड के फॉर्म में जाके बस जाता है। लेकिन वापस से अभी वही होगा, फिर अंदर हाई प्रेशर हो गया, फिर वापस से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती। करेक्ट है। नाउ सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल लेट अस सी व्हाट प्रोसेसेस आर हैपनिंग। ओके बेटा, चलिए। सो वन कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या हो रहा है। वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो क्या होता है। सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि वो कभी एडियाबेटिकली हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझना भी तो जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, फ्लूइड जो है, फ्लूइड नोजल के थ्रू बाहर फेंका जा रहा है, जो एक्सपांड हो रहा है लो प्रेशर पे। तो फ्लूइड जो है, जो कहां पे भरा हुआ है, कंप्रेसर के अंदर। फ्लूइड थ्रू द नोजल आ जाता है बाहर वॉल्व की ओर, और वॉल्व में से वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सपांड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैस, एक्सपांड्स इनटू द गैस। इसके वजह से क्या हो जाता है बेटा,
ये हो जाता है कूल, ये हो जाता है कूल, ये ठंडा हो जाता है। जैसे बेटा ये ठंडा हो गया, अब देखो बेटा यहां से आगे हो जाएगी दूसरी प्रोसेस। अब ये जब होता है ना बेटा, तो ये प्रोसेस होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये कौन है? इसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ अभी तक। अब यहां से आगे जब जाओगे तो ये एडियाबैटिक नहीं, क्योंकि अब वो क्या करेगा, वो जो मटेरियल्स है ना उसमें से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। सो गैस जो है स्टेप 2 में क्या कर लेता है, गैस, कूल गैस एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम मटेरियल्स इनसाइड, ठीक है, मटेरियल्स इनसाइड द फ्रीज। तो इनसाइड जो फ्रीज के जो भी मटेरियल है उससे क्या करेगा, वो उससे हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब जैसे इसने हीट को एब्सॉर्ब कर लिया बेटा, अब क्या हो जाता है, देखो थोड़ा सा वापस से थर्ड स्टेप में। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ये कब होता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर रखा जाता है। तो कांस्टेंट प्रेशर है मतलब ये प्रोसेस कौन है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान हो रहा है। अब तीसरी प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा। सो तीसरे प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, गैस ट्रांसफर हो जाता है टू द या कंप्रेसर। तो ज्यादा से ज्यादा काम यहां पे होता है आपका, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, वो गैस को कंप्रेस किया गया। सो गैस कंप्रेस्ड। अब गैस को जैसे ही कंप्रेस किया गया अगेन, तो कंप्रेसर की ओर वो भेजा गया। इसमें से क्या हो जाता है, इट डज मोस्ट ऑफ द वर्क। इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन हो जाएगा। ओके बेटा। और सबसे आखिर में, और ये होते वक्त भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसको ये भी प्रोसेस जो होती है वो एडियाबैटिकली होती है। और इसमें क्या हो जाता है बेटा, गैस का लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, गैस टू लिक्विड आ जाता है। यहां पे लिक्विड का या फ्लूइड का क्या हो गया, गैस, यहां पे गैस का लिक्विड हो गया। और ये भी कैसे हुई बेटा, सेम एडियाबैटिकली। और सबसे आखिर में लास्ट में जो पार्ट हो रहा है बेटा, स्टेप 4 में क्या होता है, तो स्टेप 4 में हॉट लिक्विड गैसेस जो है अब वो पास हो रहे हैं। हॉट लिक्विड पासेस थ्रू द ट्यूब्स, जो कि ट्यूब्स क्या कर देती है, हीट को लूज कर देती है। कहां पे, विथ सराउंडिंग के साथ में। और फिर कुछ इस तरीके से वो बाहर हीट फील होती है हमको। ये हो गया बेटा इसका काम, रेफ्रिजरेटर का। अब आपको लगेगा कि हीट इंजन और इसमें क्या फर्क है। हीट इंजन में हॉट रिजर्वायर से हीट ली जाती है और उसको वर्क डन करके कोल्ड के पास भेजते हैं। यहां पे वर्क डन किया जाता है बाय एक्सपांडिंग द फ्लूइड इनटू द गैस। ये एक्सपांड किया जाता है, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है। फिर उससे वो ठंडा हो गया, फिर टेम्परेचर चेंज, फिर वो हीट को और मतलब फिर बाद में हीट को रिलीज कर रहा है। मतलब हीट ले नहीं रहा है, हीट दे रहा है। तो एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहा है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर देते हैं और फिर हमारा काम खत्म, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास इसके एफिशिएंसी के बारे में बात करना है तो एकदम बेसिक फॉर्मुलेशन की ओर जाएंगे। और फिर इसके एग्जैक्टली सेम ही काम करता है एसी और कौन, हीट पंप। तो आप लोगों को उसके लिए अलग से कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। जब रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया, सेम वर्किंग होगा किसका, एसी का। चलिए तो अब देखो बेटा, QC को हम लोग ले लेके चलते हैं, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो QC कौन है बेटा, QC कोल्ड रिजर्वायर से तो हीट ली है ना, हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और QH कौन है बेटा, हीट रिलीज्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस हीट ले रहा है और हीट दे भी रहा है। अब हॉट रिजर्वायर को वो दे रहा है, इसलिए वो क्या हीट रिलीज कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस हीट रिलीज कर रहा है। और हीट एब्सॉर्ब कितना कर रहा है, तो QC से कर रहा है, इसलिए वो QC हो गया। अब देखो बेटा नॉर्मली अगर आप देखोगे तो QC जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन QH एंड ये छोटा रहेगा 0 से, और वर्क डन भी रहेगा छोटा रहेगा 0 से। ये तो देखेंगे हम लोग इसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि कहीं से तो ले रहा है और किसी को तो दे रहा है ना। तो कहीं तो निगेटिव हीट एक्सचेंज है और कहीं पे तो पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है, वर्क डन निगेटिव है क्योंकि वो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो हो गया बेटा। अब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझते हो ना आप लोग, जिसकी वजह से निगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, जिसकी वजह से निगेटिव हीट, पॉजिटिव हीट, वो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो मेरे हिसाब से QH जो है, QH कौन है पहले समझ लो।
ये जो हीट हम लोगों ने देखी थी वो जो हॉट रिजर्वायर को दी गई थी, तो अब ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट है। अगर मैं इसको देखता हूं बेटा, तो ये जितनी हीट ली थी और जितना वर्क डन किया था, इन दोनों के वजह से मिलती है। ओके, तो देखो जो हॉट रिजर्वायर को दी गई थी वो एक हीट है सॉरी बेटा। अब देखो बेटा, अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसिक प्रिंसिपल है यहां पे किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो ये क्या कह रहा है बेटा, देखो कुछ हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से ली गई, कुछ वर्क डन की वजह से ये हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ वर्क डन किया और वर्क डन की वजह से क्या हुआ बेटा, कुछ हीट जो थी वो कोल्ड इससे ली गई और फिर चीजों से, गर्म चीजों से उसने लिया, वो थी क्यूसी, उसने जो भी लिया हीट वो कोल्ड रिजर्वायर से हीट उसने ले ली और फिर उसको बाद में क्या हो गया बेटा, कुछ वर्क डन किया, तो वर्क डन और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बेटा, QH। अगर ये ऐसा हो गया, अब मैं कहूंगा कि उसकी एफिशिएंसी कैसे डिसाइड होगी। तो अभी देखो बेटा, अगर रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी देखने की है, एफिशिएंसी को जिसको हम लोग K से डिनोट कर देते हैं, अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कितना ज्यादा कूल करेगा। तो कोल्डर जो है ना QC, ये जितना ज्यादा उतना उसका कूलिंग ज्यादा, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा। सो कैन वी से दैट K इज नथिंग बट QC अपॉन, अब ये किसके लिए हम लोग देखेंगे कितना वर्क डन हुआ है इसके हिसाब से। क्या हम लोग इसको यहां पे अगर पुट करने की कोशिश करेंगे दूसरे फॉर्मुलेशन में तो हमारा काम भी आ जाएगा बेटा। अगर वर्क डन को देखेंगे तो वो इधर अगर देखो QH माइनस QC माइनस QH आ जाएगा, तो वर्क डन इधर लेके जाओ, एक को इधर लेके आ जाओ, तो वर्क डन हम लोगों ने इसके पहले भी देखा बेटा। तो चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन दैट इट इज अ QC अपॉन वर्क डन। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, मतलब यहां पे ये परफॉर्मेंस कितना दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K किसका है, रेफ्रिजरेटर का। अब अगर मैं बात करूंगा बेटा इसी में आगे, रेफ्रिजरेटर समझ गए, अब रेफ्रिजरेटर में ही हम लोग आगे बढ़ते हुए अगर इसको देखेंगे AC को, AC समझते हो आप लोग, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर को हम लोग अगर देखेंगे, उसमें क्या होता है, देखो सेम रेफ्रिजरेटर है, सेम वैसे ही काम हो रहा है, कंप्रेसर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन एक डिफरेंस है बेटा। एसी में जो इवेपोरेट होता है ना, वो जो कॉइल है इवेपोरेटर कॉइल, वो होती है इनसाइड द रूम। डिफरेंस बता रहा हूं, तो इवेपोरेटर कॉइल ये इनसाइड द रूम होती है, ताकि वो ठंडा कर सके। और दूसरी चीज जो डिफरेंस बोल के आप लोग देखोगे, तो वहां पे जो कंडेंसर होता है ना बेटा, तो कंडेंसर क्या होता है, वो बाहर होता है। सो कंडेंसर इज आउटसाइड, तो रूम के कंडेंसर बाहर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अरेंजमेंट देखी होगी, एसी अंदर रहता है, एक होल करके बड़ा सा दीवार को, फिर वहां पे बाहर क्या निकाला जाता है, कंडेंसर। तो ये दोनों के बीच में ये एक्सचेंज चलते रहता है, ये नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं हीट करंट। क्या कहते हैं बेटा, हीट करंट। तो हीट करंट के बारे में मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं। हीट करंट जो है वो क्या है, इट इज अ रेट ऑफ हीट रिमूवल। क्या है, रेट ऑफ हीट रिमूवल, रेट ऑफ हीट रिमूवल। कितने जल्दी हीट को बाहर करेगा उतना जल्दी रूम ठंडा हो जाएगा, हीट रिमूवल, रेट ऑफ हीट रिमूवल। अगर रेट मतलब टाइम के बारे में बात करेंगे, फिर अगर मैं इसको कहूंगा आपको ऐसे कि H इज नथिंग बट, कितना जल्दी ठंडा करेगा, सो इट इज नथिंग बट द, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो कि QC इज इक्वल टू H इंटू टी, करेक्ट है कि नहीं, हीट करंट कहते हैं जिसको। अगर मैं इसको K के साथ में पुट करूंगा, तो K की वैल्यू के साथ में अगर आप लोग देखोगे वो तो QC अपॉन W है, QC अपॉन W। लेकिन ये इसको अगर मैं देखूंगा, QC कौन हो गया बेटा, HT, तो ये हो गया ऊपर HT अपॉन वर्क डन कौन होता है बेटा, पावर इनटू टाइम, तो ये हो गया बेटा पावर इनटू टाइम, दोनों कट गए, सो दैट विल बी H अपॉन P। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, K। सो K कौन हो गया बेटा, H अपॉन P। H है हीट करंट और P है पावर, ठीक है, डन। चलिए
सबसे लास्ट में देखते हैं हीट पंप क्या होता है, सबसे लास्ट में, और वो बस थियोरेटिकली, बस एक बार उसको कान में डाल दो। हीट पंप जो होता है ना बेटा, जो काम एसी कर रहे हैं ना, एसी क्या कर रहा है, अंदर वाली हीट को बाहर फेंक रहा है। कभी कभी जरूरत उल्टी पड़ जाती है, तो जो बड़ी सी बिल्डिंग्स होती है, बड़े से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें हीट अंदर डालने का काम कौन कर रहा है बेटा, तो वो हीट पंप्स कर रहा है। तो एग्जैक्टली इनवर्स प्रोसेस में आप लोग कह सकते हो, सिमिलर टू द रेफ्रिजरेटर अगेन, बट it is the inverse way of the AC. We can say it is the inverse way of AC. आजकल तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी बड़ी सी गाड़ी में अगर आप लोग देखोगे, उसमें हीटर भी होता है और उसमें एयर कंडीशनर जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो वो दो तरीके से काम करता है। बहुत अगर बाहर वाला टेम्परेचर ठंडा है, अंदर भी ठंडा हो चुका है, तो गर्म करने के लिए हीटर भी होता है उसमें। आप लोगों ने टेक्नोलॉजीज देखे हो, ओके चलिए। सो हीट पंप ये एग्जैक्टली इनवर्स वे ऑफ द एसी है। रेफ्रिजरेटर देख लिया, एयर कंडीशनर्स देख ली, और उसके बाद में हम लोगों ने उसके सबसे पहले देखा था हीट इंजन। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को ढंग से पढ़ लो, दोनों के डेरिवेशंस देख लो, दोनों की बेसिकली फॉर्मुलेशंस देख लो। डेरिवेशंस तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो है फॉर्मुलेशंस। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों, आज हम लोग इसी के साथ में विदाई लेते हैं, और कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये चैप्टर खत्म करने के लिए कैरनॉट साइकिल, बस खत्म, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म। तो कल भी आपका यही साथ होगा, ऐसा मान के चलते हैं। बाय बच्चों, सी यू ऑल।